ये लास्ट फिजिकल चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा। केमिकल रिएक्शन में जब भी चेंज मेजर किया जाएगा, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स के टर्म में मेजर किया जाएगा, कभी मास के टर्म में मेजर नहीं किया जाता। कि बाइक हो चाहे कार हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें ना निगेटिव स्पीड नहीं होती। इस चैप्टर में एक नया ट्विस्ट आता है, क्या? तो ये केमिकल काइनेटिक्स अब थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट होना चालू होता है। तो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट को यहां तक जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को यहां तक आना पड़ेगा, तभी जाके ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो पाएगी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो भैया माइंड मैप सीरीज का फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ऑलरेडी 11th का सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है, 12th में सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर की अच्छी बात यही है, ये लास्ट फिजिकल चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो सकता है कि थोड़ा कैलकुलेशंस लगे या थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, यहाँ पर सिर्फ लॉग और लॉग एंटी लॉग पता होना चाहिए, और बस ग्राफ के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स यहाँ अच्छे से आने चाहिए। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मेरे साथ साथ इसको नीट के लिए प्रिपेयर करते चले जाएंगे। आइए इस चैप्टर को देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से पोर्शंस करने हैं। इस चैप्टर को अगेन हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे सर इस चैप्टर को, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहला पढ़ा जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन पूरा चैप्टर इसी के बारे में बात करेगा, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी के बारे में बात की जाएगी। फिर किसने बोला सर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे डिफाइन करते हैं यहां पर, इसके बाद हमारी जिंदगी में आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? तो सर यहां से ना 2-3 चीजें निकल के आएंगी, ऑर्डर आएगा, मॉलिक्युलरिटी आएगी, सर वो किस पर कौन डिपेंड करता है, कौन किस तरह से बिहेव करता है, ये सब डिस्कशन करेंगे। फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास आएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉस। ये बेटा यहां पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा बनेंगे, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, बहुत कुछ यहां आने वाला है। मतलब सच बताऊं तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, तो ये वाला पोर्शन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्राफ, न्यूमेरिकल्स, इन सबसे भरा पड़ा है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस चैप्टर के ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ जो होंगे ना, यहां पर देखोगे आप फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी चैप्टर उठाओ, सबसे ज्यादा ग्राफ इस चैप्टर से आते हैं। न्यूमेरिकल्स में बात करो तो इजी होंगे, बट होते हैं ट्रिकी होते, ये वाले न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे इस चैप्टर में। तो ये पहले 3 पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं सत्संग वाले पोर्शन में, और वो है हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी भैया ये जाते जाते विदाई करेगा। आर्हेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, ये सब थोड़ी मतलब नॉर्मल बातें करेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ये सब बातें होंगी। तो बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पेन एंड पेज देके बैठ जाइएगा। जिन लोगों को नोट्स साथ में नहीं बनाना, प्लीज बेटा ये सारे नोट्स आपको PW के ऐप पर फ्री में मिल जाएंगे, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि नहीं नोट्स बनाना ही बनाना है, इसको एज अ पॉडकास्ट आप कभी भी लगा के सुन सकते हो टिल सिलेक्शन। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अभी तक भैया 8-9 चैप्टर हो चुके हैं, और 9 चैप्टर से गारंटी है कि मिनिमम से मिनिमम 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब आपको नीट एग्जाम हॉल में कम से कम 70 मार्क्स का डिफरेंस, 75 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करेगा ये सारे टॉपिक्स। तो बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, लेकिन हाँ यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आप इन सब चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहोगे, और इस प्लेलिस्ट को बार बार यूज करते रहोगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर और देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? सर इस पूरे चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? तो ये पूरा चैप्टर बताता है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से वही बात, रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे कैसे चेंज होगा, यही सब बात करेगा। केमिकल काइनेटिक्स हमें क्यों पढ़ना है, इसके पीछे का भी रीजन है। क्या रीजन है? तो भैया एक्चुअली रिएक्शंस जो होते हैं ना, एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स किसके ऊपर पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन।
अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सर, रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं कि भैया स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। ये क्या बताता है कि सर किसके अंदर चेंज कितना आ रहा है? रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कोई पूछ दे तो रेट बताएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। सर, रिएक्टेंट का चेंज या फिर रिएक्टेंट का चेंज डिवाइड बाय टाइम, इसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन का रेट का मतलब, ऐसे फिजिक्स में नॉर्मल रेट अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर रेट ऑफ एक्स निकालना है तो dx बाई dt लेते हैं। तो यहां भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के तरीके देखना, इसको क्या हो रहा होगा? यहां पर हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी है तो ऑब्वियस इसका डायरेक्शन भी होगा। अब रिएक्टेंट जो होता है वो डिसअपीयर होता है, रिएक्टेंट जो होता है रिएक्शन में डिसअपीयर होता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बोल दो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बोल देते हैं। लिखने का तरीका याद रखिएगा, बार बार आपको ये पॉजिटिव लिया जाता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और ये निगेटिव लिया जाता है। क्यों? रिएक्टेंट क्या हो रहा होता है? डिसअपीयर होता है। इस निगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है? डिसअपीयरेंस। ऑब्वियस है, साइन कन्वेंशन यहां पर याद रखिएगा, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है। अच्छा, अब इसी बात पे रेट ऑफ रिएक्शन का आप सब लोग मुझे क्या बता सकते हैं? यूनिट भी बता सकते हैं। यूनिट क्या होगा? सर, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होगा? नॉर्मली ऐसा यूनिट देखें तो सेकंड, लेकिन कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा भी लिखा होगा टाइम इनवर्स। कोई रिएक्शन ऐसे भी लिखी होगी तो यूनिट ये भी दिया हो सकता है। पक्का? अच्छा, हमेशा फॉर गैसियस रिएक्शन, अगर गैसियस रिएक्शन दिया हुआ है तो यही रेट ऑफ रिएक्शन में अगर गैसियस रिएक्शन की बात की जाए तो यहां पर सर यहां कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से बात कर रहे हैं। जो लोग इस आर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, ऐसे इक्विलिब्रियम सब कुछ कर चुके हैं आप। अब यहां पर कोई ऐसा भी तो लिख सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी तो लिख सकता है कि डिसअपीयरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। या फिर इसको भी लिखा जा सकता है, सर ये क्या हो गया? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt लिख सकते हैं। ये भी तो हो सकता है, पक्का। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब यहां पर देखोगे, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? प्रेशर का यूनिट ऑफ प्रेशर डिवाइड बाय टाइम, यही होगा। सर इसको क्या लिख देंगे? अगर एटीएम है प्रेशर का यूनिट, सेकंड इनवर्स, या फिर बार सेकंड इनवर्स। तो याद रखिएगा, प्रेशर का टर्म में ऐसे लिखा जाता है, प्रेशर के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है। तो प्रेशर के टर्म्स हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हो सकता है। मतलब याद रखना, यहां पर कोई बोले मास के टर्म्स में, बेटा रेट कभी मास के टर्म्स में नहीं होता। रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की एक बात याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन में जब भी चेंज मेजर किया जाएगा, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स के टर्म में मेजर किया जाएगा, कभी मास के टर्म्स में मेजर नहीं किया जाता। क्योंकि भैया रिएक्शन फिर गया, फिर तो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रेट इसको बोलते हैं, नेगेटिव साइड डिसअपीयरेंस को, पॉजिटिव साइड अपीयरेंस को। ये है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एक और बात बोल दी जाए, जैसे मैं आपकी गाड़ी के बारे में बोलूं कि बाइक हो चाहे कार हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें ना निगेटिव स्पीड नहीं होती। मतलब आप ब्रेक लगा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, निगेटिव स्पीड नहीं होती। आप देखोगे बाइक के अंदर या कोई भी मीटर देखोगे, उसमें 0 से स्टार्ट होगा, 100 200 तक जाएगा, कभी निगेटिव स्पीड नहीं होती। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमेशा क्या होता है? ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। पक्का?
ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन पूरा चैप्टर इसी के बारे में डील करेगा, किसकी स्पीड ज्यादा किसकी स्पीड कम। अब इसके ऊपर ना हम लोग रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन, या फिर स्पीड या वेलोसिटी बोल दो। तो इसके बेसिस पे हम लोग रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। भैया इतना फास्ट रिएक्शन कि आप सोच ही नहीं सकते। जितना एसिड बेस का रिएक्शन होता है, एसिड प्लस बेस देखा और रिएक्शन कर गया। सर अगर आयनिक रिएक्शंस की बात करी, देखा और रिएक्शन पलक झपकते हो गया, मतलब विद इन सेकेंड हो गया। डेल्टा टी बहुत छोटा, सर इसका डेल्टा टी बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। सर यहां पर रेट क्या होगा, नो केमिकल काइनेटिक्स। यहां पर केमिकल काइनेटिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब भाई जो अब कोई लाइट के स्पीड से चल रहा है तो उसके अंदर अब एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने का कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है ना। अब एकदम ही हाई स्पीड चल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। वेरी फास्ट रिएक्शन कोई लॉजिक नहीं। फिर आता है कि भैया एक काम करते, एक बहुत स्लो रिएक्शन पकड़ लो, एक बहुत स्लो रिएक्शन पकड़ लो। अब इतना ना स्लो हो गया कि भाई साहब, जैसे एक हो गया, जैसे अपनी क्लास में एग्जांपल, एक बहुत फास्ट फास्ट बच्चा पढ़ रहा है, देखा सर स्कैन कर रहा है और रोबोट वाली पढ़ाई पढ़ रहा है कि हाँ सर हो गया चैप्टर खत्म। हाँ, और एक होता है कि सर चैप्टर अच्छा यार पढ़ना भी पड़ेगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये सब चीजें जो होती हैं ये सालों साल में होती हैं। सर अगर आप बोलो कि भैया कार्बन से डायमंड में कन्वर्जन हो रहा है, भैया ये सदियों में जाके होगा। कार्बन टू डायमंड का कन्वर्जन सोच रहे हो, सर इतना सदियों में जाके होगा। तो अब बैठे रहिए कि सर कार्बन लेके बैठ जाइए ऑब्वियसली डायमंड बन जाएगा, लेकिन हाँ जनरेशन तो छोड़िए, पता नहीं कितने सालों बाद भी मतलब बन पाएगा डायमंड। अब ऐसे रिएक्शन जहां पर डेल्टा टी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वेरी लार्ज, उस केस में भी केमिकल काइनेटिक्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहां पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहां पढ़ते हैं, नो केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहां पढ़ते हैं, तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स कहां होता है, दैट इज व्हाट, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। इसी को हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं लाइक दिस, कि सर ये मॉलिक्यूल्स इससे रिएक्ट करा, इससे क्या बना रहा है 2NH3, इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं मॉडरेट, मतलब डेल्टा टी क्या होगा, बहुत स्लो नहीं बहुत फास्ट नहीं, मतलब ये क्या होगा, मॉडरेट होगा। यहाँ पर हम पूरा चैप्टर इनके लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स इज अप्लाइड, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो केमिकल काइनेटिक्स यहाँ अप्लाई होगा, केमिकल काइनेटिक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो रिएक्शन के 3 टाइप हो गए। फिर मुझसे बोला गया कि रिएक्शन को ना सर, रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स। देखो अभी क्लासिफिकेशन करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स की बात करें तो रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप में एक आता है एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री या फिर इसी को बोल देते हैं 1 स्टेप रिएक्शन। ये सिंपल सा एक स्टेप का रिएक्शन होता है। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या फिर इसी को बोल दिया जाता है मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सिंगल स्टेप सीधा सीधा, मतलब रिएक्टेंट चला क्या बन गया, प्रोडक्ट बना गया, कर कोई मैकेनिज्म नहीं, नो मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा। यहां पर देखोगे रिएक्टेंट चला, सर पहले क्या बनाएगा, ए क्या बनाएगा, बी क्या बनाएगा, पी। तो सर यहां से यहां जाने के लिए ये रास्ता डायरेक्ट नहीं है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। सर यहां पर देखोगे मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व, यहां पर क्या होगा, मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, यहां पर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है पक्का, तो ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। तो रिएक्शंस देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल सा क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, पक्का हो जाएगा सर। अब यहां देखिएगा एक सिंपल चीज, कोई भी रिएक्शन दी हुई है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप का होगा। किसी रिएक्शन में जब चेंज मेजर करेंगे तो रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा 2 टाइप से मेजर किया जाता है। एक को बोलते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट का मतलब एवरेज रेट,
एवरेज रेट का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पर ना अगर मैं बोलूँ एवरेज रेट मेजर करना है तो यहाँ डेल्टा टी थोड़ा लार्ज होगा, थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर जैसे ऐसे चेंज करेंगे, डेल्टा रिएक्टेंट का चेंज डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर मैं बोलूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस डेल्टा आर बाई दिस, और ये चेंज, ये प्लस प्रोडक्ट का अपीयरेंस, यही होगा। ये डेल्टा टी यहां बड़ा होता है, लेकिन एक रेट होता है जिसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट। इंस्टैन्टेनियस रेट में क्या हो जाएगा, इंस्टैन्टेनियस रेट में क्या हो जाता है, इंस्टैन्टेनियस रेट में क्या हो जाता है, डेल्टा टी स्मॉल होता है, और डेल्टा टी स्मॉल होगा। इंस्टैन्टेनियस रेट अगर आप चाहते हो, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, माइनस डी आर बाई डी टी, या फिर यहां पर प्लस डी पी बाई डी टी। यहां देख लो कितना टाइम स्पैन क्या है, छोटा सा है, मतलब यहां पर स्लोप हो जाएगा अपने पास एकदम, मतलब टेंजेंशियल लाइन खींची वही आ जाएगा। यहां डेल्टा टी थोड़ा बड़ा होगा। ग्राफ वाइज देखेंगे तो, ग्राफ वाइज देखेंगे तो रिएक्टेंट क्या होता है सर, रिएक्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ देखे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रिएक्टेंट क्या करता है, डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो किसी एक का ग्राफ पकड़ लीजिए, उससे आप निकाल सकते एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा कोई भी रिएक्टेंट है, अगर मैं बोलूं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, ध्यान सुनना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन दी है, कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान देखिएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ध्यान सुनिएगा क्योंकि अब यहां से वर्ड्स यूज होंगे, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, इसी को क्या बोल देंगे सर, ये देखना क्या हो गया, माइनस डी आर बाई डी टी। मतलब मैं छोटा वाला ले रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार कैलकुलेशन करना है, रेट ऑफ आर। यहां पर ये देखना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये कुछ भी हो जाए, माइनस और प्लस का ध्यान रखिए। रिएक्टेंट के केस में हमेशा डिसअपीयरेंस लेना है, और प्रोडक्ट के केस में हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है, आर पी हो जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो। लेकिन अगर अब इसी रिएक्शन में, अगर इसी रिएक्शन में मैं क्या कर दूं, m इंटू आर कर दूं और m इंटू पी कर दूं, वेयर m इज ये क्या है, ये m इंटू एन कर देता हूं, ये इधर n लिख देता हूं, n इंटू पी कर दूं, तो m और n क्या है, वेयर m एंड n आर व्हाट, m एंड n आर, m एंड n आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर m और n की बात करेंगे तो n और n क्या होंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे। ये क्या होंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, पक्का। अगर आपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दिया, देखो पहले केस में नहीं था तो टेंशन फ्री थे, लेकिन अगर आपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट m और n लगा दिया तो उस केस में क्या होगा, यहां पर अब मैं देखना, ध्यान सुनना, यहां पर तीन चीजें लिखने वाला हूं, कौन कौन सी, तो मैं अगर तुमसे बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन पता है क्या हो जाएगा सर, अब की बार माइनस डी आर बाई डी टी लिखेंगे तो सही, इसको भी लिखेंगे प्लस डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखेंगे तो सही। लेकिन अब की बार स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाएगा। अगर मैं बोलूं तो यहां m से डिवाइड करेंगे और यहां n से डिवाइड करेंगे। सर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, आर आर बाई एन, आर पी बाई एन, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, हो जाएगा। मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोई पूछे, यहां पूछे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ध्यान सुनना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बताओ, तो रिएक्टेंट का जो डिसअपीयरेंस का रेट होगा वो अभी भी कितना है, माइनस डी आर बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू m टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन खूब आएंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये प्लस डीपी बाई डी होगा, प्लस डीपी बाई डी होगा, और n टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन होगा, पक्का।
डन। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। अगर आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाते हैं तो इंडिविजुअल रेट को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया अगर नॉर्मल किसी और केस में बोला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा इक्विलिब्रियम के साथ इसको मिक्स करना चाहूं, तो याद रखिएगा ये देखिए, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये सारे के सारे क्या हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये सारे के सारे क्या हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अब यहां पर मैं आपको एक बार में याद दिला दूं सारी चीजें, आप एक बार में ये सिंपल शॉर्टकट बना लीजिएगा। अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका हो गया कि रेट ऑफ ए डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी डिवाइड बाय सी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस। ये तो एक तरीका तो ये हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखो चाहे किसी के। या फिर अगर बड़ा लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि सर माइनस डी ए बाई, ध्यान से देखिएगा, डी टी किससे डिवाइड कर दें? ए से। बी डी टी या फिर प्लस डी सी बाई सी डी टी। हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब देखना ध्यान से, मुझसे किसी ने बोल दिया कि नहीं सर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखने में मजा नहीं आ रहा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन न लिख के इन टर्म्स ऑफ मोल लिख दीजिए। तो मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? सर कॉन्सेंट्रेशन के बदले अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज देखते, नंबर ऑफ मोल्स का चेंज देखते, अगर नंबर ऑफ मोल्स का चेंज देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये देख लो, VVDT। ये देख लो, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई CV, और यहां पर क्या आ जाएगा? DT, और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D डिवाइड बाई DVDT। ये देख लो, यही होगा। श्योर हो? मतलब वॉल्यूम से चेंज करना पड़ेगा, क्यों? कॉन्सेंट्रेशन को N/V पुट कर दिया। किसी ने बोला नहीं सर इन टर्म्स ऑफ मोल नहीं, मुझे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बताइए, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बताइए। अगर कॉन्सेंट्रेशन ना देके प्रेशर दे दिया तो मैं कैसे रिलेट करूंगा? तो कुछ नहीं करना भैया, कॉन्सेंट्रेशन PV इज इक्वल्स टू NRT था, और इसी को लिखना चाहें तो P इज इक्वल्स टू CRT लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है? प्रेशर बाई RT। तो आप इसी चीज को, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका ऐसे भी बना सकते हो, प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई ART से डिवाइड करना है। ये देख लो सर, माइनस प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई, सर डिवाइड बाई BRT DT, या फिर प्लस D प्रेशर ऑफ C CRT डिवाइड बाई DT, या फिर प्लस प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ D DRT बाई DRT DT। ऐसे भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल लिख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे चेंज करता है ये ध्यान रखना। ये T जो है टेम्परेचर है, याद रखना भाई, गलती से मतलब टाइम मत पुट कर देना। ये T टेम्परेचर है। जो लोग भी देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम जब वन शॉट में लेक्चर करते हैं या जब फॉर्मूलाज की लिस्ट बना रहे होते हैं तो कुछ लोगों को यही डाउट आ जाता है। तो प्लीज ऐसे लोग, जो लोग पहली बार में, भाई ये तो एक तो ऐसे नहीं करना है। जब आपने लेक्चर किया है तभी आपको ये फायदा भी होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, नहीं तो पता चला आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अरे सर ये क्या हो रहा है, वैसे क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा था कि रेट निकालने का एक तरीका ऐसा है। फिर अब आते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान सुनना। रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ध्यान सुनिएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है किसके बारे में बात करता है? वो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी? N क्या है सर? N इज अ मैथमेटिकल पावर बोल रहा हूं, बार बार याद रखिएगा। ऑर्डर, वेयर N इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये क्या है, एक पावर है, पावर है, पावर है, नंबर है, कुछ भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ये कुछ भी पॉसिबल है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू रिएक्टेंट की पावर N आ जाएगी, रिएक्टेंट की पावर N आ जाएगी। अब ये देख लो, वेयर K इज नोन एज, वेयर K इज नोन एज, ध्यान सुनिएगा, वेयर K इज नोन एज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को क्या बोल दिया जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिया जाता है। रेट कांस्टेंट या फिर क्या बोल दिया जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में। अब यहां पर देख लेना, कोई पूछ दे तो कैसे कैसे चीजें इसमें पूछी जा सकती है, वो जानबूझ के, अच्छा ये ऑन जो होता है ना एन, ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जरूरी नहीं है कि भैया तुम्हारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही होगा, ये जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको पावर पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता देता हूं, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू रिएक्टेंट की पावर 3 दी है। अगर आपने, ध्यान सुनना, केस 1, अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, तो ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है, रेट पता है कितने टाइम्स हो जाएगा। आप इसको 3 करोगे, इसकी पावर क्या बाहर आएगी, 3 की पावर 3, मतलब 27 टाइम्स आएगा। इसका एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। या फिर केस 2 दे दिया जाएगा ऐसा कि सर अगर मैं रिएक्टेंट को कितना कर दूं, रिएक्टेंट को मैं कितना कर दूं कि मेरा रेट जो है वो कितना आ जाए, 64 टाइम्स या 4 की पावर 3 आ जाए। मतलब रेट मेरा 64 टाइम्स कब आएगा, जब मैं क्या करूंगा सर, रेट को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज करूं, के चेंज होगा नहीं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो, तो आप इसमें क्या चेंज करोगे सर, 64 मतलब 4 की पावर 3, मतलब रिएक्टेंट को क्या कर दो, 4R कर दो। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी बात, जब भी आप ऑर्डर की बात, सॉरी ऑर्डर मतलब ये क्या है, एक पावर है, ऑर्डर मतलब क्या हो जाता है, ये पावर होता है, मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू दिस। अब मैं ऑर्डर के बारे में यहीं पर बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है सर, सम ऑफ पावर्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सम ऑफ पावर्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक, sum of powers of stoichiometric coefficients of reactant, sum of powers of stoichiometric coefficient of reactants in rate law expression, in rate law expression, rate law expression में वो क्या करता है, उसके सम को जोड़ दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा में, और बार बार बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, चलो यही पे लिख देता हूं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब एक स्टेप रिएक्शन के लिए ना, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए याद रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर जो होता है वो सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाता है। अरे यार सम ऑफ, अरे यार हो गड़बड़ कर दिया, सम ऑफ पावर, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चल रहा था, पावर ऑफ, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या किया, अच्छा मैं ये सोच रहा, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, सॉरी माय बैड, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये डायरेक्ट एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट्स। अगर मैं बोलूं कि यार ये ऑर्डर बताओ, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में याद रखिएगा ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय स्लोएस्ट स्टेप, order is decided by slowest step of reaction, order is decided by slowest step of reaction। तो ऑर्डर जो होता है सम ऑफ पावर्स होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर जो होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन से डिसाइड होता है। लेकिन याद रखना इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव
जीरो फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान सुना, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन देखना, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है, मतलब अगर ऐसा दिया है 2a + 3b गिव्स 4c, तो यहां पर रेट हम डायरेक्ट लिख देंगे k इंटू a की पावर 2 b की पावर 3, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें नहीं पता, तो उस केस में अगर मैं बोलूं कि भैया अगर ऐसा दिया हुआ है कि 3a गिव्स 4p, अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मुझे नहीं पता, तो यहां पर ऑर्डर जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। जैसे स्टेप 1 पे देखो, स्टेप 1 में ऐसा होगा कि 3a किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 2b में। स्टेप 2 में क्या हो रहा होगा, 2b कन्वर्ट्स इनटू 4c। एंड स्टेप 3 में क्या हो रहा होगा, स्टेप 3 में हो रहा होगा कि 4c किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 4c किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 4p में। तो आप ऐसे स्टेप वाइज चीजों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया स्लोएस्ट स्टेप, ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट इसका रेट किस पे डिपेंड कराएंगे, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू बी की पावर 2, ऐसे लिख देंगे। लेकिन एक चीज और, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक कंडीशन और होती है। इसके केस में रेट लिखना बहुत आसान था, एलिमेंट्री एक स्टेप में हो रहा है, ढाहड़ लिख दीजिए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट की पावर 2, लेकिन ये रिएक्टेंट इंटरमीडिएट है, मतलब सर बीच में बना हुआ है, तो ऑब्वियस है मुझे रेट इंटरमीडिएट पे थोड़ा डिपेंड कराऊंगा। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं, ट्राई टू रिप्रेजेंट इट। आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए किसके फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में, रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट करा दो, प्रोडक्ट करा दो, चलेगा। इंटरमीडिएट के टर्म्स में कराओगे मजबूरी में कर लेंगे, लेकिन हाँ सही नहीं होता। इंटरमीडिएट भैया हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, इंटरमीडिएट हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगर मैं तुमसे बोल दिया जाए और क्या बोलेंगे, तो सर ये देखिएगा और देखो क्या बोला जाएगा। एलिमेंट्री स्टेप में ये हो जाता है, रिएक्टेंट की पावर n। और दूसरी कंडीशन यहां पर एक और आता है वर्ड जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एक वर्ड होता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं कि सर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ये कुछ नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में फर्क है, ऑर्डर क्या था, पावर था, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ। सर ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, या हम बोल देंगे कोलाइडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कोलाइड कर रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो इट कैन बी, सर ये क्या होगा, इट कैन नेवर बी, ये कभी भी याद रखिएगा जीरो नहीं हो सकता, बिना कोलिजन के निगेटिव नहीं हो सकता, या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। पॉजिटिव होगा ऑलवेज होल नंबर, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, लेकिन कभी निगेटिव नहीं होगा कि बिना कोलिजन के हो जाए। मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इज वेरी रेयर। बहुत रेयर होता है कि भाई एक साथ 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाए। याद रखिएगा मॉलिक्युलरिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 4 से ज्यादा बहुत ज्यादा रेयर हो जाता है, पक्का। तो ये हमारी छोटी छोटी चीजें। रेट ऑफ रिएक्शन में रेट लॉ एक्सप्रेशन से, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऑलरेडी आप इक्विलिब्रियम में कर चुके, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ऑब्वियस है इस रेट, इधर से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट kf, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट kb। तो यहां पर आप चाहें तो रिवर्सिबल रिएक्शन पे एट इक्विलिब्रियम, आपको ही पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो kf अपॉन kb हो जाता है। कैसे, सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। तो ये के इक्विलिब्रियम, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, ये इक्विलिब्रियम को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं इस चैप्टर के साथ। देखो कितना अच्छा, आप देखो फिजिकल केमिस्ट्री जब एंड हो रही है ना, तो देखो कितना अच्छी चीजें हो रही है। इक्विलिब्रियम कभी आ रहा है, कभी थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, जैसे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था, वही सेम चीजें रिपीट हो रही है। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये था। फिर अगर किसी ने बोल दिया कि सर एक काम करते, रिवर्सिबल में देख लिया, अगर मुझसे बोला जाए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, याद रखना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर निकालना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर के की यूनिट निकालनी है, के कैसे होगा,
अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन से देखें तो यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेट अपॉन सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या हो जाएगा, एन, यही होगा। तो यूनिट ऑफ के अगर निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पावर कितना ले लूं, एन ले लूं। तो के का यूनिट देखोगे, यूनिट ऑफ के तो क्या आ जाएगा सर, रेट का यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, एन। फाइनली जो आएगा मोल्स 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ के। इससे हमें ऑर्डर निकालना हो, ऑर्डर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाला मैच्योर गेम खेलेगा तो आप एग्जाम हॉल में ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी यूनिट दिया होगा ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर दिया होगा यूनिट पूछेगा। जैसे यहां से हम कुछ भी डिसाइड कर सकते, यहां से कुछ भी डिसाइड कर सकते। अगर मैं बोलूं कि सर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिखो, के लिखो, तो फर्स्ट ऑर्डर का के ना आपको देख के पता चल जाएगा। सर n इज इक्वल्स टू 1 जैसे ही पुट करोगे यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अगर मैं बोलूं 10th ऑर्डर का के बताओ, 10th ऑर्डर मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 10, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा सर, मोल 1 माइनस 9 लीटर 9 सेकेंड माइनस 1, यही आएगा। ऐसे निकाल दो तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ जाता है। अब यहां पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। बेटा प्लीज अब न्यूमेरिकल्स करते चलिएगा। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट चालू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट लॉस। बेटा यहां पर आपका फॉर्मूलाज इंतजार कर रहे हैं। ये चैप्टर मतलब इस चैप्टर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो प्लीज ध्यान सुनिएगा। अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉस की बात करें तो पहला रेट लॉ जो हम लोग पढ़ना है वो है जीरोथ ऑर्डर। जीरोथ ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है, n इज इक्वल्स टू जीरो, n इज इक्वल्स टू जीरो। सर n इज इक्वल्स टू जीरो, अब मैं देखना आप मेरे साथ साथ फॉर्मूलाज बनाते चलिएगा। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रेट को क्या लिखेंगे सर, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखे तो माइनस dr बाई dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू k इंटू रिएक्टेंट की पावर जीरो। सर यहां से क्या लिखा जा सकता है, माइनस dr बाई dt इज इक्वल्स टू k। यहां से हम लोग dr को क्या लिख सकते हैं, माइनस k dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जीरो से लेकर टाइम तक। क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू माइनस KT। और यहां से हम लोग अलग अलग इक्वेशंस ले सकते हैं, RT R0 माइनस KT। अब यहां पर ग्राफ देखोगे, भर भर के ग्राफ बनेंगे इस टॉपिक के। देखोगे सर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम कैसे चेंज हो रहा है, विथ टाइम कैसे चेंज हो रहा है। सर यहां पर देखना, ये ऐसे y इंटरसेप्ट कितना है R0, स्लोप कितना है माइनस k है, स्लोप कितना है माइनस k है, यही होगा। सर RT R0, इसको इस इक्वेशन को सही से देखो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है सर, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड है क्या, ये क्या है, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड है क्या, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होता है क्या, और इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म्ड। याद रखना जीरो ऑर्डर बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर में देखोगे तो एक चीज और है, इसका रेट जो होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं होता। ये देख लो, पहले तो ये देखो, इसको क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड वर्सेस टाइम का, या प्रोडक्ट कंज्यूम्ड वर्सेस प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय टाइम रिस्पेक्ट में। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, के आ जाएगा। अगर ये जीरो ऑर्डर में बोला जाए कि रेट का टाइम के हिसाब से बताओ, तो रेट टाइम के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई रेट की वैल्यू किसके बराबर होती है, के के। कैसे, रिएक्टेंट की पावर जीरो हो गई तो रेट के बराबर। ये ग्राफ देखो, फॉर्मूलाज देखो, जितने भी न्यूमेरिकल करोगे सब न्यूमेरिकल इसी से हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक ही फॉर्मूला और पूरा का पूरा रिएक्शन निकाल देगा, श्योर हो। हाफ लाइफ, यहां पर एक दो चीजें यूज होती है। टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब पूरा का पूरा। सर टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ, या बोलते हैं 50% कंप्लीशन। अगर ऐसा कहीं लिखा जा रहा है, अगर टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, या फिर इसी को लिखने का एक तरीका ये भी होता है 50%, उस केस में याद रखिएगा रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी बच जाती है, R0 बाई 2।
याद रखिएगा। रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी हाफ कितना हो जाएगा इसका, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ अगर कैलकुलेट करते, यहां पर आर टी की वैल्यू आर नॉट बाई टू, टाइम के बदले ये पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है आर नॉट बाई टू के आ जाती, आर नॉट बाई टू के आ जाती है। यहां पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसका हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ देखोगे सर ये आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख लो स्लोप कितना है, स्लोप इज 1/2 के, स्लोप कितना है 1/2 के। सर इसका हाफ लाइफ के साथ देखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे सारे ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सर ये 50%, अगर टी 75% निकालना है सर 3/2 टाइम्स टी 50 कर देना। जीरो ऑर्डर बड़ा सिंपल सा है, 100% कंप्लीशन टाइम पता चल जाएगा 2 टाइम्स टी 50। अगर टी 25% निकालना, ये लीनियरली वेरी करता है, ये लीनियरली वेरी करता है, याद रखना जीरो ऑर्डर क्या है, लीनियर वेरिएशन दिखाता है, इसीलिए इसके सब कुछ निकालना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान सा हो जाता है जीरो ऑर्डर के बारे में। लेकिन अगर यही चीज फर्स्ट ऑर्डर में आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर में मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा अलग चलता है, फर्स्ट ऑर्डर की कहानी देखोगे तो ये अलग कहानी कर रहा होता है। n = 1, फर्स्ट ऑर्डर कैसे काम करता है इसको देखना। सर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रेट की बात करेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, -dr/dt, और इसको क्या लिखेंगे k इंटू रिएक्टेंट की पावर 1। क्या हो जाएगा सर, यहां से dr की वैल्यू dr/r, इसको क्या लिख सकते हैं -k/dt लिख सकते हैं, जीरो से लेकर टाइम t तक, और इसको इंटीग्रेट कर दे r0 से लेकर rt तक। ये देख लो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln x हो जाएगा, ln r हो जाएगा। कहां से कहां तक इसका लिमिट पुट करना है, r0 क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, rt क्या होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और ये वैल्यू कितनी आ गई -kT। ln की वैल्यू पुट करोगे ln rt माइनस ln r0 इज इक्वल्स टू -kT। ये देख लो यहां से ln rt अगर पुट कर रहे हैं तो ln r0 -kT। अब देखो जो ग्राफ आप वहां बना रहे थे जीरो ऑर्डर में, वही ग्राफ यहां पर बनेगा, लेकिन सर यहां पर हमने इक्वेशन में क्या रखना पड़ेगा, ln rt वर्सेस टाइम का। वहां पर क्या था सर, वहां पर ln r0, वहां लॉग की जरूरत नहीं थी। स्लोप क्या हो गया, स्लोप कितना होगा -k होगा। देख लो जस्ट पहले वाले का, यहां पर नॉर्मल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बन रहा है, यहां पर ln का ग्राफ बन रहा है। अगर देखोगे तो यहां पर इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, rt माइनस rt/r0 इज इक्वल्स टू -kT। उल्टा कर दो ln, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो rt/r0 e की पावर -kT। सर यहां पर रिएक्टेंट का टाइम कॉन्सेंट्रेशन कुछ देर बाद देखोगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। मतलब अगर कोई बोले नहीं सर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ वर्सेस टाइम का, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और इनफाइनाइट टाइम पे जाके टच करेगा, इनफाइनाइट टाइम पे जाके टच करेगा, इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, टच करेगा। तो आरटी का ग्राफ ऐसे जाएगा, श्योर हो। तो ln rt टाइम ये निकाल दोगे rt r0। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, कैसे आएंगे तो उसको एक काम करते हैं, ln वाले इक्वेशन को ना हम लोग ऐसे लिख देते 2.303 log rt माइनस 2.303 log r0 इज इक्वल्स टू -kT लिख देते हैं। सबको 2.303 से कैलकुलेट करोगे माइनस log r0 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -kT 2.303। अब देख लो लॉग में अगर ग्राफ बनाते हो, सेम ग्राफ वहां पर ln में बनाया है, अगर लॉग में ग्राफ बनाते हो rt वर्सेस टाइम का, तो यहां ग्राफ जो होगा नेचर तो सेम होगा, लेकिन सर इंटरसेप्ट अलग अलग, स्लोप अलग अलग। वहां पर स्लोप -k था, यहां -k 2.303। अगर उसकी बात करें तो लॉग RT/R0 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -kT 2.303। ये उल्टा कर दो, log R0/RT इज इक्वल्स टू KT/2.303। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, और यहां से सारे न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर के हो जाएंगे। या तो इस इक्वेशन पे हो जाएगा, या फिर टाइम का निकालना है, टाइम कितना होगा 2.303 के log R0/RT, या तो टाइम निकल जाएगा या फिर k निकल जाएगा। 2.303 अपॉन टाइम log
आर नॉट बाई आर टी, क्या होगा, हो जाएगा। तो ये देख लो, ये हो जाएगा, श्योर हो। अब आप ग्राफ बनाते रहिए, खेलते रहिए उसके साथ जो खेलना है, लेकिन इसका इंटरेस्टिंग सी चीज अब बाकी है क्या, तो सर ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाता है। अगर इसके बारे में देखते हो, इसके बारे में देखो, तो यहां पर हाफ लाइफ देखोगे फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ बोला जाए, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बड़ा यूनिक सा आता है। कैसे सर, हाफ लाइफ का मतलब क्या था, जब जैसे ही आपने टाइम हाफ पुट किया, टी 50% पुट किया, सर आर टी की वैल्यू आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आर नॉट बाई 2 आप पुट करेंगे। इसका हाफ लाइफ जो आएगा, टी 50% जो आता है वो आ जाता है ln2/k, ln2/k, या फिर इसी को लिख दिया जाता है 0.693 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ के पे डिपेंड करता है। सर दुनिया का कोई भी ऑर्डर हो, के के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेट कांस्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इसका हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका हाफ लाइफ कांस्टेंट रहता है। इस बात का मीनिंग समझिएगा, इनिशियल का इसका मतलब क्या है कि सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ लाइफ आपने बता दिया, उतने टाइम में वो आधा हो जाएगा। मतलब देखना, जीरो ऑर्डर में क्या किया था तुम लोगों ने, जीरो ऑर्डर में अगर बात करें 100 से, अगर एक हाफ लाइफ हुआ तो मतलब ये कहां पहुंच जाएगा, ये आर नॉट था, ये कितना हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सर अगला हाफ लाइफ बाद बिता दो, तो यहां पर आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जीरो ऑर्डर में रिएक्शन लीनियर चलती है, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर आर नॉट की वैल्यू 100 दी है, ध्यान सुनिएगा, तो सर अगले हाफ लाइफ के बाद पता है कितना हो जाएगा, आर टी की वैल्यू 100/2 आ जाएगी। अगले हाफ लाइफ के बाद पता है कितना हो जाएगा, ये 50% आ गया। यहां पर क्या बोलेंगे, सर रिएक्शन कितना हो गया, 50% कंप्लीशन हो गया। सर अगले हाफ लाइफ के बाद देखेंगे 100/4 आ जाएगा, मतलब 25 बचेगा, तो इसको बोलेंगे 75% कंप्लीशन, आर टी की वैल्यू। ये देख लो, अगले हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 87.5% कंप्लीशन, ऐसे लिख दिया जाएगा। अगले हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, क्या सर ये कितना हो जाएगा, 93.75% कंप्लीशन, ऐसे कर सकते हैं। मतलब हर एक के ऊपर देखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो। ध्यान सुनना, एट टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनिएगा, n टाइम्स t हाफ, टाइम इज इक्वल्स टू n टाइम t हाफ, देन आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट की पावर 2 की पावर n। ये एक दूसरे के, बस आप इसको ना एक दूसरे के साथ ऐड करते चलिए जाइए। अब ऐसे करके इसको आगे ही बढ़ा सकते हैं, कोई बोले तो सही है, ये भी लिख सकते 3.125, एक और हाफ लाइफ दे दोगे और आधा हो जाएगा। इनिशियल से एकदम अलग है, इतना कंप्लीशन हो गया। तो याद रखना, जब भी आपको मौका मिले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये दिया है तो ये निकाल सकते हो, ये दिया है तो ये निकाल सकते हो। ये आपको एटम न्यूक्लियाई जब फिजिक्स में पढ़ते तो भी यूज हो जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की कहानी है। फर्स्ट ऑर्डर बड़ा सिंपल सा है कि सर आप देखेंगे इसका T75%, T75% 2 टाइम्स T50, इसके बारे में देखेंगे T87.5%, ये देख लो कितना हो गया, 3 टाइम्स T50। अगर मैं बोलूं T93.75%, 4 टाइम्स T50, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, T87.5%, अब ये सब फर्स्ट ऑर्डर क्या था। फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम में जाके कंप्लीट होगा, आधा आधा। अगर कोई पूछे कंप्लीशन टाइम बताइए, कंप्लीशन टाइम याद रखिएगा, कंप्लीशन टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। यहां पर एक एवरेज लाइफ निकाली जाती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एंड दैट इज इक्वल्स टू टाइम। जब टी एवरेज पुट किया जाता है तो आर टी की वैल्यू आर नॉट बाई ई हो जाता है, और टाइम टी एवरेज निकल के जो आता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट कर देंगे, यही आएगा। याद रखिएगा टी एवरेज जो होगा वो ग्रेटर देन हाफ लाइफ होता है, टी एवरेज जो होगा वो ग्रेटर देन हाफ लाइफ होगा, टी एवरेज जो होगा वो ग्रेटर देन हाफ लाइफ होता है।
पक्का। तो कंप्लीशन टाइम, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉस बहुत शानदार से होते हैं। इवन इंटीग्रेटेड रेट लॉस में देखोगे तो यहीं पर हम लोग अब चाहें तो किसी भी ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। सर रेट कैसे लिख दोगे? रेट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू आर की पावर एन माइनस डी आर बाई डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो भाई साहब इक्वेशन आ जाएगी, याद रखिएगा इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटेड रेट लॉस। सर ये ना अब आपको ये जितने भी आपके इक्वेशंस थे ना उन सबको, ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी सब जगह वैलिड है। इवन आप हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर किसी भी हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर किसी भी ऑर्डर के हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन अगर कोई बोलेगा तो याद रखिएगा हाफ लाइफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r नॉट की पावर n माइनस 1। मतलब यहां से आप ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। कैसे? हाफ लाइफ 2 बाई हाफ लाइफ 1 सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2, इस पूरे की पावर n माइनस 1 से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिए और 2 हाफ लाइफ दिया है तो आप ऑर्डर भी बता सकते हैं। अगर 2 हाफ लाइफ और 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो आप ये भी बता सकते हैं। nth ऑर्डर मतलब ये किसके लिए भाई साहब? जितने ऑर्डर आप सोच सकते हो ना, जितने भी, मतलब जैसे देखो ना, जीरो ऑर्डर के लिए सोचो, n की वैल्यू कितनी हो गई सर? 0, r नॉट माइनस आर टी, यही था ना फॉर्मूला, के टी। अगर मैं बोलूं सर सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई सर? 2। अब यहां पुट कर दो सेकंड ऑर्डर 1 अपॉन आर टी माइनस 1 अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू के टी। अगर मैं बोलूं थर्ड ऑर्डर तो अब पुट करते चलो, खेलते चलो इसके साथ, n इज इक्वल्स टू 3, 1 अपॉन आर टी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kT। अब ये सब छोटी छोटी इक्वेशंस आप करते चले जाइए, nth ऑर्डर की रिएक्शंस आपको निकल जाएंगे, nth ऑर्डर की इक्वेशंस आपको निकल जाएंगे। पक्का? ये nth ऑर्डर हो गया। ध्यान सुनना, हमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा बहुत सारी जगहों पे आता है। जैसे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में तो याद रखिएगा भाई साहब, ये कहना बहुत आसान होता है। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले सर डिके ऑफ न्यूक्लियाई डिके में यूज होता है, न्यूक्लियाई डिके में यूज होता है। मतलब जहां आप डिसइंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आप सेम फॉर्मूला न्यूक्लियाई डिके पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव डिके पढ़ेंगे, वहां पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी। रेडियो एक्टिव डिके पढ़ेंगे आप फिजिक्स में तो वहां पर ये आपको न्यूक्लियस के साथ एंटी अपॉन ये देख लेंगे, के क्या है, लेमडा टी। वहां पे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में लेमडा टी मिल जाएगा सर, एंटी अपॉन लेमडा ये मिल जाएगा। ये रेडियो एक्टिव डिके में यूज होता है बहुत ज्यादा। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ में यूज होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ में सेम फॉर्मूला आप बायो में पढ़ेंगे, वहां पर ये सेम फॉर्मूला मिल जाएंगे आपको। हो सकता है प्लस माइनस अलग करके मिल जाए, अदरवाइज सब कुछ सिमिलर मिलेगा, सब कुछ सिमिलर मिलेगा। जैसे यहां पर डीके हो रहा है तो डिसइंटीग्रेशन होता है तो नंबर कम हो रहा है, तो ई की पावर माइनस के टी थी, यहां पर हो सकता है कि भैया एन नॉट अपॉन एन टी दिया हो और ई की पावर माइनस के टी दिया हो, क्योंकि यहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो शुरुआत में आपका कम होगा, बाद में क्या होगा, ज्यादा। तीसरा एप्लीकेशन फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस फेज रिएक्शन। प्लीज ये देख लीजिएगा, गैसियस फेज रिएक्शन, ये फिजिक्स में ये बायो में। गैसियस फेज रिएक्शन दी हुई है तो भैया फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूले में क्या था सर? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट kT अपॉन 2.303। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं। यहां पर भी सेम चीज यूज करेंगे गैसियस फेज के लिए। बस याद रखिएगा फॉर्मूले में लॉग के अंदर जो प्रेशर लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर आप लेंगे किसका, याद रखना इनिशियल प्रेशर किसका लेंगे, रिएक्टेंट का।
आप जब भी रेट निकालते हैं रेट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है सर, रिएक्टेंट के केस में। कुछ लोग जोश जोश में गलती कर जाते हैं, इसीलिए उनसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये फॉर्मूला सेम, सब कुछ सिमिलर है, देखो एग्जैक्टली वही है, बस रिएक्टेंट का ही प्रेशर और रिएक्टेंट का ही इनिशियल और फाइनल प्रेशर लेना होता है, उसके अलावा नहीं लेना होता। इस बात का ध्यान रखिएगा, इनिशियल और फाइनल उसी का लेना होता है, अदरवाइज नहीं लेना होता है, ठीक है ना। ध्यान सुन लें, अगर मैं चौथा केस बताऊं, एट टाइम t1, ध्यान सुनिए चौथा केस क्या है, एट टाइम t1 अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन C1 दी है, टाइम इज इक्वल्स टू T2, अगर टाइम T2 है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी दे दी गई C2, तो सर फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, log C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू के, यहां देख लो अपने पास के अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 कर देंगे, ये क्या कर देंगे T2 माइनस T1, फॉर्मूला सेम है, C1 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या हो गया T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं। इवन आप चाहें तो यही सेम चीज आप किस पे लगा सकते हैं, एट टाइम इज इक्वल्स टू T1, अगर रेट दिया हुआ है R1, एट टाइम इज इक्वल्स टू T2, सर ये सारे के सारे एप्लीकेशन देख लीजिएगा, R2 सेम फॉर्मूला, log R1 बाई R2, log R1 बाई R2 के T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 2.303, तो ये कुछ एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जो आपको अलग अलग जगह पे यूज होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एप्लीकेशन। जैसे एक इनफाइनाइट टाइम का भी कॉन्सेप्ट होता है, इनफाइनाइट टाइम के कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं करना, ऐसे तो अभी नीट के सिलेबस में अब नहीं बचा है, लेकिन पता होना चाहिए इनफाइनाइट टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब आपका इनफाइनाइट टाइम होगा। तो यहां पर इन टर्म्स ऑफ, अगर प्रेशर के टर्म से बोला जाए तो यहां पर आप ये यूज कर सकते हैं P इंफिनिटी माइनस P नॉट, P इंफिनिटी माइनस PT, एंड दैट इज इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303। अगर बोला जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के टर्म्स में आप ये यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला वही है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, आके देखेंगे। अगर इन्फिनिटी नहीं दिया है तो आपका सब कुछ सेम आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी नहीं दिया है ना, देख लो 0 0 मान लो, माइनस माइनस कैंसिल, वी नॉट अपॉन VT आ गया, सेम फॉर्मूला है, R नॉट अपॉन RT है, वी नॉट अपॉन VT आ गया। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, अगर ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में दिया हुआ है तो सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में दिया हुआ है तो ये सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, R इंफिनिटी माइनस RT इज इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303। ये कुछ एप्लीकेशंस है फर्स्ट ऑर्डर के, ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन करने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट ऑर्डर जाते जाते एक कॉन्सेप्ट देता है, दैट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो भैया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहां पर एक इसकी कंडीशन क्या है सर, जहां पर मॉलिक्युलरिटी भली 2, मॉलिक्युलरिटी भली आपकी कितनी होगी, मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्युलरिटी 2, बट ऑर्डर इज 1, ऑर्डर कितना हो जाए 1, ये कब पॉसिबल है, इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि सर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट becomes so large, becomes present, one of the reactant present in very large quantity, अगर ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, तो उस केस में क्या होता है, देन रेट जो होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन किस पे डिपेंड करेगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली ऑन किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन किस पे डिपेंड करेगा सर, रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, इसमें प्रेजेंट होगा, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं कि सर जहां पर एक से ज्यादा लोग हो, लेकिन हाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया, टेम्परेचर, ये इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दूसरा
सर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जो कि आप बायोमोलिक्यूल्स में जानते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आप पढ़ते हैं, तो ये याद रखिएगा केन शुगर। फिर अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। अब हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉस हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, तो सर उसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, कैसी बातें होंगी? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहा है तो कैसा करेंगे, ध्यान सुनना। टेम्परेचर डिपेंडेंस होता क्या है, जो रेट कांस्टेंट होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, ध्यान सुनना, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर कम करोगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। लोगों ने देखा, बोला बहुत बढ़िया यार। लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट भी निकाल दिया। टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाला गया, पता है कितना आया? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगर इसको निकालते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो ये पता है इसको निकाला गया कि सर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर, तो उस पर कितना चेंज आ रहा है। इसकी जो वैल्यू निकाली गई ऑन एन एवरेज कितनी आई, ऑन एन एवरेज 2 से लेकर 3 तक, मतलब मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम 2 टाइम्स तो होगा ही होगा। रेट कांस्टेंट मिनिमम 2 टाइम्स बढ़ रहा है। लोगों ने बोला सही है यार, अगर 10 डिग्री सेल्सियस तुम राइज करते हो, अगर 10 डिग्री सेल्सियस तुम राइज करते हो, तो सर क्या हो रहा है, आपका रेट कम से कम 2 टाइम्स बढ़ रहा है। लोगों ने बोला बहुत बढ़िया बात है। मिनिमम 2 वाला क्वेश्चन तो लेके कर ही सकते हो कि सर अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे के है, 20 पे कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, 30 पे कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, डबल होगा मिनिमम। लोगों ने बोला सर ऐसे तो नहीं काम चल पाएगा ना यार, आप एक काम करो, अगर मान लो किसने 5 बढ़ाया, तो 5 बढ़ाया, तो यहां पर भैया एक आर्हेनियस थ्योरी आया। आर्हेनियस ने क्या बोला, आर्हेनियस ने बोला सर सुनो, ऐसा है कि ये ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, तो इसको ना एक फॉर्मूले में लिख देते हैं, K इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये क्या है, तो सर ध्यान से देखिएगा, के ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्हेनियस फैक्टर बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्हेनियस फैक्टर बोल देते हैं। ईए की वैल्यू क्या हो जाती है, तो ईए क्या है सर, ईए क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसी का, अभी बताते हैं एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। यहां से आप सारे रिलेशंस को देख सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैथमेटिकली दिख रहा होगा, के की वैल्यू बढ़ेगी, के टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब रेट कांस्टेंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसके किसके ऊपर सर, एक तो के ऊपर और एक दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, के ऊपर और एक एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। ध्यान सुनना, अब यहां पर देखो, K इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसको अगर हम ln में लगा दे तो ln K इज इक्वल्स टू ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। सीधा सीधा ग्राफ का क्वेश्चन, मैंने बोला ना इस चैप्टर के ग्राफ के क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। ln K वर्सेस 1/t का ग्राफ, कैसा ग्राफ बनेगा सर, y इंटरसेप्ट ln A, स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर हो जाएगा। अगर लॉग में कन्वर्ट करते तो यही इक्वेशन लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी बन जाएगा। और यहां पर देखेंगे अगर यही इक्वेशन को लॉग में देखा जाए तो लॉग के 1/t, और यहां पर देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर हो जाएगा, 2.303 आर हो जाएगा। यही होगा माइनस लॉग के लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.33। अब इसको पुट करके देखोगे, इसको अगर ln के लॉग के का ग्राफ बनोगे, ध्यान सुना, अगर मुझे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट है, T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट है, तो इनके बीच का सीधा सीधा रिलेशन बता रहा हूं, log K2 बाई K1 इज नथिंग ये अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है। अगर ln में पूछता, इसी चीज का ln में फॉर्मूला पूछता, तो ln K2 बाई ln K1 कर दूंगा, ln
K2 बाई ln K1 कर दूंगा और दैट इज इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर किसने बोल दिया नहीं सर एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट बताओ, तो इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है सर, यही काम करता है। कैटलिस्ट का भी इफेक्ट देखेंगे, वो क्या करेगा, हमारा रास्ता अलग कर देगा, रास्ता अलग कर देता है। रास्ता क्या कर देता है, अलग कर देता है। रास्ता क्या कर देता है, अलग कर दे रहा होता है, रास्ता हमारा अलग कर देगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भाई क्या होगा, तो ये क्या करता है देखना ध्यान से। अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी के दिया। अगर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोल दिया जाए, अगर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोल दिया जाए तो कैटलिस्ट क्या करता है, ध्यान सुनना, कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट सर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है। ये सी ले लूं और ये के सी ले लूं। अब यहां पर फॉर्मूला देखोगे तो यहां पर याद रखना इक्विलिब्रियम अपने पास K अपॉन के सी लिखोगे एंड दैट इज इक्वल्स टू EA माइनस EA सी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है अपॉन 2.303 RT। न्यूमेरिकल सारे इस पे सॉल्व हो जाएंगे। अगर ln में पूछेगा तो ln K अपॉन के सी EA माइनस EAC, उल्टा लिख दिया मैंने, अरे यहां पर एक मिनट, ये देखोगे डिराइव कर लेंगे तो डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के सी अपॉन के, ये हो जाएगा ये माइनस EAC अपॉन 2.303 लॉग। अगर ln लिख देते हैं तो ln के सी अपॉन के इज इक्वल्स टू EA माइनस EAC अपॉन 2. RT हो जाएगा ln में, ये कितना हो जाएगा, RT आ जाएगा। तो ये हम लोगों के पास फॉर्मूले आ जाएंगे, लॉग के सी बाई के, और ये निकल जाएगा पक्का। यहां पर देख लो सारा का सारा आर्हेनियस थ्योरी के जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे कंपेयर करने के ग्राफ वाले, वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहां पर ये चैप्टर एक बड़ा नया रूप लेता है। इस चैप्टर में एक नया ट्विस्ट आता है, क्या, तो ये केमिकल काइनेटिक्स अब थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट होना चालू होता है। कैसे, हमने पढ़ा है दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी, देखिएगा दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान सुनिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका डेल्टा H रिएक्शन लेस देन 0, मतलब प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी लेस देन 0, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी रिएक्टेंट से कम होगी। दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक और दूसरा रिएक्शन कौन होता है, एंडोथर्मिक। सर इसमें डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, HP माइनस HR ग्रेटर देन 0, HP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। अब इसको मैं ग्राफ वाइज प्लॉट कर देता हूं, और ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। इसका ग्राफ देखिएगा, बड़ा सुंदर सा ग्राफ बनेगा। ये देखो, सबसे पहली चीज यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, एनर्जी का लाइन है, ध्यान सुनिएगा। रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी होगी, ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी हो गई, प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी हो गई। सर इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इन दोनों के जो बीच का गैप होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बीच का जो गैप होता है, उसी को रिएक्शन की एंथैल्पी बोला जाता है। सर देख लो, उसी को रिएक्शन की एंथैल्पी बोला जाता है। जिन लोगों को ग्राफ आज तक नहीं बनाया हो प्लीज वीडियो पॉज करके बना लेना। सर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। अब देखो, अब रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता। रिएक्टेंट एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्शन करने के लिए ना एक एनर्जी चाहिए, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी, रिएक्शन तो कम से कम एनर्जी चाहिए। तो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट को यहां तक जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को यहां तक आना पड़ेगा, तभी जाके ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो पाएगी। ये जो गैप है आपका, जो ये गैप है ना रिएक्टेंट और इसके बीच का, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बोल दिया जाता है। और जो ये गैप है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बोल दिया जाता है। आप चाहें देख लीजिए, मैथमेटिकली हम बोलें तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, सर ये याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। यहां पर देखेंगे बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से ज्यादा है, ये एक्सोथर्मिक की पहचान होती है। अगर यही चीज एंडोथर्मिक में बात की जाएगी ना, अगर यही चीज अगर एंडोथर्मिक में बात की जाएगी
ध्यान सुनिएगा, अगर यही ग्राफ एंडोथर्मिक में बनाया जाए तो यही ग्राफ देखिएगा, एनर्जी ऐसा, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, ये देख लो, ये अब की बार कौन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट हो गया। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है इसको क्या बोलेंगे सर, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अब इसका थ्रेशोल्ड मैं यहां बना देता हूं, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम यहां तक तो आना ही पड़ेगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। सर रिएक्टेंट को यहां तक, रिएक्टेंट को यहां तक आना पड़ेगा, प्रोडक्ट को यहां तक आना पड़ेगा। तो सर ये जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, और ये क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। ये देख लो, अब की बार मैथमेटिकली क्या बोल सकते हो कि सर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू सर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये पॉजिटिव है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ये मैथमेटिकली आप ये भी बोल सकते हो। यहां पर फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये सर एक्सोथर्मिक में ऑब्वियस है आपकी रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा होती है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। रिएक्शन ऐसा चलता है। अब ध्यान सुनना, कैटलिस्ट क्या करता है, तो भैया कैटलिस्ट क्या करेगा, ये थ्रेशोल्ड को कम कर देता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड कम हुआ एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम, रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी। सर कैटलिस्ट क्या करता है, देखना ग्राफ को एकदम चेंज कर देगा। कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे मान लो विदाउट कैटलिस्ट, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, विदाउट कैटलिस्ट आपका ये रास्ता था, ये थ्रेशोल्ड था, विदाउट कैटलिस्ट आप ये हो, विदाउट कैटलिस्ट हो ये। कैटलिस्ट क्या करता है सर, आपका ना रास्ता शॉर्टकट कर देता है, रास्ता चेंज कर देगा। रास्ता चेंज करेगा तो ऐसा रास्ता बना देगा, सर थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा। ये क्या हो गया विथ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या चेंज करता है, कैटलिस्ट चेंजेस, ध्यान सुनिएगा क्या चेंज करता है, सर थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज कर देगा। अगर थ्रेशोल्ड चेंज हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज हो गई, तो सर हम बोल सकते हैं ना कि एक्टिवेशन एनर्जी दोनों साइड का, फॉरवर्ड हो चाहे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड हो, चेंज कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का साइड बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम क्या कर देगा, कम कर देगा। टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम क्या कर देगा, कम कर देगा। सर याद रखिएगा, कैटलिस्ट डू नॉट चेंजेस, क्या नहीं चेंज करता सर, याद रखना डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिब्स एनर्जी रिएक्शन की, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ये सब कुछ भी चेंज नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करता। देख रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री एंड होते होते अब सारे चैप्टर्स मिक्स हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं ब्यूटी ऑफ साइंस। ठीक है, यही साइंस का सबसे ब्यूटीफुल नेचर है कि सारा कुछ अब सब कुछ इक्विलिब्रियम आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, रिडॉक्स आ रहा है, सब कुछ आ रहे हैं। तो कैटलिस्ट ये काम करता है, ये काम नहीं करता है, हो जाएगा। अब कैटलिस्ट के बारे में बात पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शंस पे आते हैं, एंड दैट इज नोन एज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, इन्होंने क्या बोला कि सर देखिए ऐसा है कि हम लोग बॉल्स जो एटम्स हैं, इनको जो एटम्स जो रिएक्शन कर रहे हैं इनको हम हार्ड स्फीयर कंसीडर करेंगे। जब हार्ड स्फीयर कंसीडर करेंगे तो भैया कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि ये सीधा सीधा इनके हिसाब से रेट जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, जेड ए बी ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, where ZAB is the collision frequency, ZAB is collision frequency, collision frequency बोला जाता है। collision frequency क्या है, ध्यान सुनिएगा सर, टोटल नंबर ऑफ collisions जो हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ collisions पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सर ये अपने पास फॉर्मूला है। लोगों ने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है चलो यार सही बात है। ये e की पावर माइनस ए बाई आर टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान सुनिएगा, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, fraction of molecules having energy greater than or equal to
एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसने बोला यार ऐसा ऐसा है कि भैया कोलिजन थ्योरी बड़ा सही हो गया कि हाँ, लोगों ने बोला बहुत बढ़िया यार, लेकिन दिक्कत हो गई। साइंस में क्या होता है, लोग उंगली करते हैं। उन्होंने बोला क्या यार, सारे कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं क्या, सारे कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे? तो यहां पर एक वर्ड आया, सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते। कौन सा कोलिजन प्रोडक्ट बनाता है? इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं। इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन क्या है? इफेक्टिव कोलिजन क्या है? टोटल कोलिजन क्या है? सारे टाइप की कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन के पास दो कंडीशंस होती है, कौन कौन से? एक तो भैया मिनिमम, सॉरी क्या होना चाहिए, एनर्जी, मतलब कितना सर, एनर्जी बैरियर पास करना चाहिए। मतलब अब देख लो, एनर्जी बैरियर पार होना चाहिए, मतलब सर उसके पास क्या होना चाहिए, एनर्जी इतनी ज्यादा, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। मतलब अगर दो लोग कोलिजन कर रहे हैं तो इतना एनर्जी जरूर हो टू ब्रेक थ्रेशोल्ड ऑफ रिएक्शन। आपके पास इतना एनर्जी जरूर हो कि आप दोनों लोग रिएक्ट करें तो आप प्रोडक्ट बना पाए, आप दोनों लोग रिएक्टेड मतलब रिएक्ट कर पाए, कोलिजन कर पाए तो प्रोडक्ट बन पाए। दूसरा सर, दूसरा बैरियर कौन सा है? तो एनर्जी के बाद एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर क्या है सर? ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है कि सर यहां पर क्या होगा सर, ये क्या ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या हो जाता है कि सर प्रॉपर कोलिजन मस्ट बी इन, कोलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। ओरिएंटेशन और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, तभी जाके आप कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोल पाएंगे। तो लोगों ने बोला सर इससे क्या फर्क पड़ा? भाई फर्क पड़ा ना, रेट को हम लोग क्या लिख देंगे, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, यही होगा रेट पी जेड ए बी। पी क्या है? स्टेरिक फैक्टर। पी क्या है? स्टेरिक फैक्टर। ये क्या है? स्टेरिक फैक्टर। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन आता है कि भैया कोलिजन, अब देखो आप नॉर्मल आरएनएस इक्वेशन कर रहे थे, अब कोलिजन ने बोला कि भैया थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर दो, तो बेटा पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क ये है, एक तो पीवाईक्यूज करने हैं आपको, और दूसरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, एक लास्ट प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री बचा हुआ है, वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेंगे। बेटा देखते देखते माइंड मैप सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री अब आपकी एंड हो चुकी है। सोचिए आपने जब स्टार्ट किया था, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी की पावर, कि बेटा धीरे धीरे अगर आप इस सीरीज का भी फायदा उठाते रहे ना, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सारी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चंस करने हैं इसके बाद, तो क्वेश्चंस करने के लिए कुछ नहीं, किताबें लीजिए, पीवाईक्यूज लीजिए, एनसीईआरटी लीजिए, क्वेश्चंस करते जाइए। 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है। कोशिश करते हैं, आई होप सो सबको इस माइंड मैप सीरीज का बहुत फायदा हुआ होगा। बेटा इसको मैं ये नहीं बोलूंगा एक ही बार इन वीडियोस को देखना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा बार बार रिपीट करते रहिए एज अ पॉडकास्ट, एज जैसे आपको सुनना है सुनते रहिए। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका इस सीरीज को बनाइए, और हम सब लोग आपका इंतजार करेंगे सिलेक्शन सेरेमनी में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।